नमस्कार। एमकॉम फाइनल एवीएसटी के सभी नियमित विद्यार्थियों का मैं महावीर सिंह एसोसिएट प्रोफेसर गवर्नमेंट लोहिया कॉलेज चूरू आपका स्वागत करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, अपने लीनियर प्रोग्रामिंग की किसी भी समस्या को हल करने के लिए ग्राफिकल मेथड का अध्ययन पिछले व्याख्यानों में किया। वैसे ग्राफिकल मेथड से किसी भी लीनियर प्रोग्रामिंग को हल करना बहुत आसान होता है। हम ग्राफ पर वर्टिकल हॉरिजॉन्टल ये हम एक्सिस और वाई एक्सिस पर जैसे हम खींच करके कुछ रेखाखंड और एक सिंपल तरीके से हम हल निकाल लेते हैं कि भी कौन सा एरिया फिजिबल सॉल्यूशन आएगा, और फिर एंड पॉइंट्स के आधार पर वो डिसीजन वेरिएबल्स ज्ञात कर लेते हैं, उनका सॉल्यूशन निकाल लेते हैं। लेकिन उसकी लिमिटेशन ये होती है कि वहाँ पर केवल दो वेरिएबल होते हैं, तो ही हम ग्राफिकल मेथड से सॉल्यूशन कर सकते हैं। लेकिन व्यवहार में वेरिएबल डिसीजन वेरिएबल्स दो से अधिक भी हो सकते हैं। ऐसी पोजीशन में हमारी ग्राफिकल मेथड काम नहीं आता है। हमें सिंप्लेक्स विधि से प्रश्न को हल करना पड़ता है। ये जो दूसरी विधि है जिसका नाम सिंप्लेक्स विधि है, नाम उसका सिंप्लेक्स जरूर है, लेकिन इसके अंदर प्रक्रिया थोड़ी लंबी और कॉम्प्लेक्स है। ये जो विधि है, इस विधि की सभी बातों को बहुत आराम से आपको समझना है, क्योंकि शुरू से अगर आपको इसने ढंग से नहीं समझा तो ये विधि आगे समझ में नहीं आएगी। समझ में आने के बाद में ये वास्तव में आपको सिंप्लेक्स ही लगेगी, लेकिन थोड़ी चूंकि लंबी है इसमें प्रक्रिया, तो उसको बहुत ध्यान से आपको समझना है कि इसमें क्या करना है। तो हम सबसे पहले अपने इस पॉइंट पर आते हैं कि आपके सामने एक कोई प्रॉब्लम ग्राफ के रूप में है, उसके पैराग्राफ के रूप में दी हुई प्रॉब्लम है, उसको आपने एक टेबल के रूप में उसको कन्वर्ट किया और उसके बाद में उसका मैथमेटिकल फॉर्मेशन किया। ये प्रक्रिया हम पहले समझ चुके हैं पीछे के व्याख्यान में। तो आपके सामने एक मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन की एक प्रॉब्लम आपके सामने है, जिसका मैथमेटिकल जो है वो उसका परिवर्तन किया हुआ है, उसका परिवर्तित रूप, गणितीय परिवर्तित रूप है, वो आपके सामने है। अब आपको उस समस्या को हल करने के लिए आगे सिंप्लेक्स विधि से उसको हम किस प्रकार से आएंगे, ये चीज़ हम इसके अंदर समझेंगे। तो जब आपके सामने कोई समस्या गणितीय रूप में होती है तो वो किस प्रकार से होती है, तो देखिए इसमें स्टेप फर्स्ट मैंने आपको बताया कि आपको समस्या को गणितीय रूप में प्रकट करना होता है। क्योंकि कोई भी समस्या जब पहले किसी पैराग्राफ के रूप में थी तो उसको हमने एक टेबल के रूप में कर किया और उसके बाद में उसको गणितीय रूप में उसको प्रकट करना होता है। तो वो गणितीय रूप में अगर समस्या नहीं है तो हम उसको गणितीय रूप में प्रकट करेंगे, और उसका गणितीय रूप में प्रकट होने का मतलब ये होता है कि उसमें एक लक्ष्य फलन ऑब्जेक्टिव फंक्शन होता है, और उसके बाद में उसके अंदर कम से कम दो कॉन्स्टेंट्स, दो से अधिक कॉन्स्टेंट्स भी हो सकते हैं, वो कॉन्स्टेंट्स उसमें होते हैं। तो ऐसी समस्या जो है उसको हम गणितीय रूप कहते हैं। जैसे उसमें मैक्सिमाइजेशन z इज इक्वल टू लिखा हुआ होगा, मैक्सिमाइजेशन z इज इक्वल टू c1x1 प्लस c2x2 प्लस cnxn, यानी जितने वेरिएबल हैं उतने वेरिएबल को प्रति इकाई लागत या लाभ से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। वो तो मैक्सिमम, अगर लाभ है तो मैक्सिमाइजेशन z हो जाएगा, और अगर लागत है तो मिनिमाइजेशन z हो जाएगा। तो ये कुल आ जाएगा। और फिर उसके बाद में कॉन्स्टेंट्स जो होते हैं, सीमाओं से संबंधित जो प्रतिबंध होते हैं, साधनों से संबंधित जो प्रतिबंध होते हैं, उनको अपन जो है वो जो भी उनका गुणक होगा उससे गुणा करके x1 प्लस फिर गुणक से गुणा करके x2, और फिर इस तरीके से चलता गए। ये लेस देन इक्वल टू भी हो सकता है, उस प्रतिबंध कांस्टेंट ग्रेटर देन के भी हो सकते हैं, वो कांस्टेंट इक्वलिटी के रूप में भी हो सकते हैं, समीकरण के रूप में भी हो सकते हैं। और फिर उनको जो है
जो जितने भी आपके वेरिएबल, डिसीजन वेरिएबल्स आपके ऑब्जेक्टिव फंक्शन में हैं, उतने सभी डिसीजन वेरिएबल्स को अपन नो नेगेटिविटी के रूप में, यानी अऋणात्मक प्रतिबंध के रूप में, या हम ऋणोत्तर प्रतिबंध के रूप में उनको दर्शाते हैं। जैसे x1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, xn ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो इस प्रकार से लक्ष्य फलन और कॉन्स्टेंट्स के रूप में आपके सामने एक गणितीय समस्या होती है। ये हमारा स्टेप फर्स्ट होता है कि हम किसी प्रकार की समस्या को गणितीय रूप में बदल देते हैं। इसके बाद में इसके अंदर ये स्टेप हम पहले भी कर चुके हैं, ग्राफिकल में भी ये स्टेप तो आपको करनी ही पड़ती है। अब हम आते हैं एक्चुअल में स्टेप सेकंड पर, जो कि हमें समस्या को गणितीय रूप से सिंप्लेक्स विधि से हल करने के लिए स्टेप सेकंड ही काम आनी है, क्योंकि स्टेप फर्स्ट तो हम पहले ही सीख चुके हैं। तो स्टेप सेकंड के अंदर आपको क्या करना पड़ता है कि जो स्टेप फर्स्ट की जो गणितीय समस्या दी हुई है, उस गणितीय समस्या को हम परिवर्तित गणितीय रूप बनाते हैं। उसका परिवर्तित गणितीय रूप के रूप का मतलब कहने का अभिप्राय ये है कि जो आपकी समस्या जो स्टेप फर्स्ट के अंदर गणितीय रूप में दी हुई है, उसके जो कॉन्स्टेंट्स होते हैं वो इनइक्वालिटी के रूप में होते हैं, यानी असमीकरण के रूप में होते हैं। उन असमीकरण के रूप में दिए गए प्रतिबंधों या कॉन्स्टेंट्स को हम समीकरण के रूप में बदलते हैं। तो समीकरण के रूप में जब हम बदलते हैं तो एक वेरिएबल उसमें ऐड या लेस होता है, जिसको हम स्लैक वेरिएबल कहते हैं। तो वो जितने प्रतिबंध होते हैं उतने ही स्लैक वेरिएबल यूज किए जाते हैं। जैसे अगर मान लीजिए दो प्रतिबंध हैं, दोनों लेस देन इक्वल टू के कॉन्स्टेंट्स वाले हैं, तो हम दोनों में ही स्लैक वेरिएबल 1, स्लैक वेरिएबल 2 यानी S1 और S2 जोड़ देंगे। तो सीधी सी बात यह है कि कोई अगर साइन आपके लेस देन इक्वल टू का है, दैट मीन्स ये हुआ कि जो लेफ्ट वाली चीज़ है वो कम है राइट वाली साइड से या बराबर है। तो उसके अंदर हम एक स्लैक वेरिएबल और जोड़ देंगे तो वो फिर इक्वल के रूप में हो जाएगी। तो जो साइन लेस देन इक्वल टू का है उसमें आपको s जोड़ना है, और जो ग्रेटर देन इक्वल टू का उसमें से s को माइनस करना है, और इक्वल वाला चूंकि ऑलरेडी इक्वलिटी में है तो उसको आपको कुछ भी परिवर्तन नहीं करना है। तो ये स्टेप सेकंड का काम हुआ कि हम जो स्टेप फर्स्ट की इनइक्वलिटी वाले जो कॉन्स्टेंट्स हैं उनको हम स्लैक वेरिएबल प्लस या माइनस करके उनको इक्वलिटी में कन्वर्ट कर देते हैं। तो ये जैसे जब आप ये काम करते हो तो ये आपकी स्टेप जो सेकंड है वो आ जाती है। स्टेप थर्ड में आप क्या करते हो? स्टेप थर्ड में जो स्लैक वेरिएबल प्लस या माइनस किए गए हैं उस स्लैक वेरिएबल की चूंकि एक नया डिसीजन वेरिएबल जुड़ गया, कॉन्स्टेंट्स में एक नया डिसीजन वेरिएबल आ गए, तो उन डिसीजन वेरिएबल्स का जो प्रॉफिट या कॉस्ट होगा वो भी टोटल जो प्रॉफिट या कॉस्ट आएगी उसका वो भी पार्ट बन जाएगा। जितने वेरिएबल होते हैं उतने डिसीजन वेरिएबल के अंदर ऐड करके उनका टोटल प्रॉफिट या लॉस कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं। तो जैसे मान लीजिए दो वेरिएबल ऐड किए S1 और S2, तो उनका जो पर यूनिट जो प्रॉफिट है या जो डिविडेंड है, कंट्रीब्यूशन है, वो हम 0 मानते हैं। पर यूनिट कंट्रीब्यूशन 0 मानते हुए हम 0S1 और 0S2 को प्लस कर देंगे किसमें? आपकी ऑब्जेक्टिव फंक्शन में। तो जैसे ऑलरेडी हम जानते हैं कि मैक्सिमाइजेशन Z इज इक्वल टू C1x1 C2x2, ये तो ऑलरेडी पहले लिखा हुआ है। उसमें हम प्लस कर देंगे 0S1 प्लस 0S2, तो वो टोटल कंट्रीब्यूशन हो जाएगा। यानी दो वेरिएबल आपने ऐड किए तो आपने दोनों वेरिएबल का प्रॉफिट भी ऐड कर दिया, तो ये टोटल कंट्रीब्यूशन बन गया। अगर कॉस्ट वाला है मिनिमाइजेशन का तो भी टोटल कॉस्ट आपको प्लस करनी है तो प्लस 0S1 प्लस 0S2 ही होगा। ऐसा नहीं है कि कॉस्ट हो गया तो माइनस हो जाएगा, क्योंकि टोटल कॉस्ट कैलकुलेट करनी है तो प्लस ही करना है। ये आपके स्टेप थर्ड के अंदर जो है वो हम काम ऑब्जेक्टिव फंक्शन में करते हैं। तो कुल मिलाकर के बात क्या हुई कि जो स्टेप फर्स्ट थी वो आपकी मैथमेटिकल फॉर्मेशन की थी,
स्टेप सेकंड में आपने कॉन्स्टेंट्स के अंदर स्लैक वेरिएबल को ऐड करके उनको इक्वलिटी में कन्वर्ट किया। स्टेप थर्ड में उन कॉन्स्टेंट्स के पर यूनिट कंट्रीब्यूशन या कॉस्ट को लेते हुए आपने ऑब्जेक्टिव फंक्शन में परिवर्तन किया, यानी ऑब्जेक्टिव फंक्शन को हमने टोटल के रूप में उसको लिख दिया। ये हमने स्टेप थर्ड में किया और इस तरीके से ये जो स्टेप थर्ड में हमने प्रॉफिट को चेंज करके 0s1 और 0s2 को इस तरीके से हमने प्लस कर दिया। तो यहाँ पर जो है वो कांस्टेंट लिखते टाइम थोड़ा ध्यान करना है कि जो प्रतिबंध में अगर मैं किसी में प्लस किसी में माइनस, क्योंकि ग्रेटर देन वाले में मैंने कहा कि -s1 या -s2 लिखा जाएगा, क्योंकि ग्रेटर देन इक्वल टू लिखने का मतलब ये होता है कि लेफ्ट वाली चीज़ है वो राइट वाली से ज़्यादा है तो उसमें से माइनस करेंगे तभी वो इक्वल होगी, और अगर लेस देन वाला है तो इसका मतलब लेफ्ट वाली जो चीज़ है वो कम है इसलिए प्लस करेंगे s को तभी वो बराबर होगी। लेकिन माइनस से अगर किसी में s1 या s2 कर दिया तो उसके अंदर एक काल्पनिक चर a उसमें और ऐड किया जाता है उस कॉन्स्टेंट में, तब जाकर के उसको हम इक्वल के रूप में तो लिख देते हैं, लेकिन उसके अंदर आगे अपन बताएंगे कि a का यूज़ कब होता है कि जब उसको नो नेगेटिविटी को सेटिस्फाई करने के लिए उसमें प्लस को ऐड किया जाता है काल्पनिक चर a को। लेकिन ये चीज़ अपने को बाद में देखेंगे कि भाई काल्पनिक चर की आवश्यकता कब पड़ती है। ये तो अपना स्पष्ट है कि अगर माइनस का यूज होगा तो उसमें प्लस a1 भी आएगा, लेकिन वो क्यों आएगा, इसका क्या रीज़न है, वो अपन बाद की बात है देखेंगे। फिलहाल आप इतनी बात ध्यान रखें कि काल्पनिक चर का प्रयोग करते हुए हम उसको इक्वलिटी में बदलते हैं, यानी अगर ग्रेटर देन का साइन है तो s1 प्लस करते हैं, लेस देन का है और अगर ग्रेटर देन का है तो -s1 या s2 कर देंगे और लेस देन का है तो +s1 या s2 कर देंगे, और फिर उनके पर यूनिट कॉस्ट या कंट्रीब्यूशन को हम 0 मानते हुए टोटल प्रॉफिट या लॉस मैक्सिमाइजेशन में लिख देंगे अपन कॉस्ट को या कंट्रीब्यूशन को +0s1 +0s2 प्लस हो जाएंगे। ये आपको थर्ड स्टेप के अंदर आपको करने के बाद फोर्थ स्टेप में अपना क्या करेंगे, पूरी प्रॉब्लम का जो कन्वर्टेड मैथमेटिकल फॉर्मेशन है वो हम लिख देंगे। पूरा लिखने का मतलब क्या, परिवर्तित गणितीय रूप लिखने का मतलब क्या हुआ कि जो गणितीय रूप आपका आपने स्टेप फर्स्ट में लिखा था उसमें चूंकि आपने परिवर्तन किया, कॉन्स्टेंट्स में कुछ चीजें ऐड या लेस की, उन कॉन्स्टेंट्स के जो पर यूनिट कॉस्ट उनके जो नए वेरिएबल प्लस किए या माइनस किए उनके पर यूनिट कॉस्ट या कंट्रीब्यूशन को आपने ऐड करते हुए मैक्सिमाइजेशन यानी ऑब्जेक्टिव फंक्शन को भी आपने बदल दिया। तो जब परिवर्तित गणितीय रूप का मतलब ये हुआ कि जो आपकी स्टेप फर्स्ट की जो मैथमेटिकल फॉर्मेशन था उसमें आपने ऑब्जेक्टिव फंक्शन में भी चेंज कर दिया, नए वेरिएबल्स ऐड किए उनके कॉस्ट या कंट्रीब्यूशन ऐड करते हुए, और जो कॉन्स्टेंट्स हैं उनको भी आपने इक्वलिटी में लाने के लिए उनमें s1 या s2 को प्लस या माइनस कर दिया। तो ये कार्य जब आपने किया तो ऐसी स्थिति में जो फर्स्ट स्टेप की जो मैथमेटिकल थी वो उसका एक न्यू फॉर्मेशन हो गया, नया परिवर्तित रूप उसका आ गया। ठीक है, तो ये इस तरीके से स्टेप फोर्थ के अंदर आपके सामने एक नया रूप आएगा मैथमेटिकल फॉर्मेशन का, और वो जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन और कांस्टेंट्स जो बनेंगे समीकरण के रूप में उनको काम में लेते हुए वो आपका एक बेस हुआ। उस बेस के ऊपर आपको सिंप्लेक्स टेबल्स हैं, डिफरेंट सिंप्लेक्स टेबल्स, उसमें एटलीस्ट आप मानिए कि 2 फिर 3, 2 तो एटलीस्ट बनती हैं और उससे ज़्यादा भी बनेंगी, मान लो 3 4 5 कितनी भी बन सकते हैं। तो वो टेबल्स बना करके, सिंप्लेक्स टेबल बना करके हम कुछ बातों को, कुछ नियमों को ध्यान में रखते हुए टेबल की रचनाएं करते हैं और फिर हम फाइनल ऑप्टिमम सॉल्यूशन के ऊपर पहुंचते हैं जहां पर मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन या मिनिमम कॉस्ट होगी। तो ये स्टेप फोर्थ की जो बेस है आपकी, उसके आधार पर हम सिंप्लेक्स टेबल्स का निर्माण करते हैं। तो अब हम एक वो समस्या लेते हैं जो कि आपने ग्राफिकल मेथड्स के अंदर प्रॉब्लम नंबर फर्स्ट थी, जिसका मैथमेटिकल फॉर्मेशन आपके सामने इस प्रकार से था। मैक्सिमाइजेशन z इक्वल टू 60x1 + 50x2, जिसको हमने ग्राफिकल से सोल्व किया था, वही सेम एग्जाम्पल है।
सब्जेक्ट टू x1 प्लस 2x2 लेस देन इक्वल टू 40, 3x1 प्लस 2x2 लेस देन इक्वल टू 60, x1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये आपके सामने एक मैथमेटिकल प्रॉब्लम थी जो कि मैथमेटिकल फॉर्मेशन के रूप में दी गई थी। तो इसके अंदर जैसे मैंने आपको बताया ये स्टेप फर्स्ट है जो उसको लिखने का, कि प्रॉब्लम को हमने मैथमेटिकल रूप में लिखा। चूंकि ये प्रॉब्लम पैराग्राफ के रूप में थी तो पैराग्राफ को अपने इसको मैथमेटिकल फॉर्मेशन स्टेप फर्स्ट में किया। इसके बाद में स्टेप सेकंड के अंतर्गत क्या आता है कि हम जितने भी कॉन्स्टेंट्स होते हैं उनको अपन इक्वलिटी में लाने के लिए हम उसके अंदर प्लस कर देते हैं। तो यहां पर ये जैसे लेस देन इक्वल टू और लेस देन इक्वल टू के दोनों हैं तो इसमें प्लस s1 पहले कांस्टेंट में जोड़ देंगे, दूसरे कांस्टेंट में प्लस s2 जोड़ देंगे और तब ये बराबर हो जाएंगे। क्योंकि लेस देन इक्वल टू का साइन है तो लेफ्ट वाली कम है तो इसमें s जोड़ेंगे तब वो बराबर होगी। तो इस तरीके से प्लस s1 और प्लस s2 जोड़ने पर 40 और 60 आ गई, राइट। तो ये कॉन्स्टेंट्स जोड़ने पर ये जो कॉन्स्टेंट्स हैं s1 और s2 जोड़ने पर ये बराबर हो गए। प्रिय छात्रों, ये जो हम प्रॉब्लम ले रहे हैं ये आपको शुरू में ऐसी प्रॉब्लम ले रहे हैं जो मैक्सिमाइजेशन की प्रॉब्लम हो और जिसके अंदर सभी साइन लेस देन इक्वल टू वाले हों। तो हम सबसे पहले ये एक सिंपल प्रॉब्लम होती है जिसमें एक जैसे साइन लेस देन इक्वल टू के हों और प्रॉफिट को या कंट्रीब्यूशन को मैक्सिमाइज करने वाली प्रॉब्लम हो। टू बी फ्रैंक क्लियर, मैक्सिमाइजिंग प्रॉब्लम सभी लेस देन इक्वल टू वाले कॉन्स्टेंट्स वाला, ऐसा हम एक एग्जांपल हमने यहाँ लिया है जिसकी स्टेप फर्स्ट में ये मैथमेटिकल फॉर्मेशन के रूप में टेबल थी। स्टेप सेकंड में हमने कॉन्स्टेंट्स को इक्वलिटी के रूप में कन्वर्ट कर दिया और स्टेप थर्ड के अंदर अपने को क्या करना है कि स्टेप थर्ड में जो स्लेक वेरिएबल अपने यूज किए S1 और S2 उनके पर यूनिट कंट्रीब्यूशन को 0 मानते हुए हम ऑब्जेक्टिव फंक्शन में चेंज करेंगे। क्योंकि जब नया एक वेरिएबल जोड़ा तो उसके कंट्रीब्यूशन को भी उसमें ऐड करेंगे तब टोटल कंट्रीब्यूशन बनेगा। तो जैसे पहला जो वाला जो था जिसके अंदर अपना कंट्रीब्यूशन ऑब्जेक्टिव फंक्शन 60x1 प्लस 50x2 ही था, अब नए वेरिएबल उनका भी जोड़ दो तो उनका जो पर यूनिट कॉस्ट है या कंट्रीब्यूशन है यहाँ पर तो कॉस्ट नहीं है, क्योंकि मैक्सिमाइज है तो कंट्रीब्यूशन को मैक्सिमाइज करना चाहते हैं, कॉस्ट को तो मिनिमाइज करना चाहते होता है ना। तो 0 उसको माना जाता है पर यूनिट जो कंट्रीब्यूशन है। तो यूनिट्स की संख्या S1 पर यूनिट है 0, तो 0s1 प्लस 0s2 ये टोटल कंट्रीब्यूशन हो जाएगा। यानी मैक्सिमाइजेशन z इज इक्वल टू जो पहले वाली जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है उसके अंदर प्लस 0s1 और प्लस 0s2 कर देंगे। क्योंकि दो ही कंट्रीब्यूशन इसके अंदर कॉन्स्टेंट्स थे तो इसलिए अपने दो का कॉन्स्टेंट्स का कंट्रीब्यूशन ऐड कर दिया और ऐड करने पर ये नई ऑब्जेक्टिव फंक्शन आ गई। अब जो अपनी जो ऊपर वाली जो स्टेप जो सेकंड जो स्टेप थी उसके अंदर तो अपन ने क्या किया, कॉन्स्टेंट्स को इक्वलिटी में कन्वर्ट कर लिया। स्टेप थर्ड में अपने क्या किया, जो नए वेरिएबल किए उनके जो कंट्रीब्यूशन को भी अपने ऐड करके ऑब्जेक्टिव फंक्शन का नया रूप कर दिया। और स्टेप फोर्थ में हमने दोनों को मिला करके यानी नया आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन और नए आपके कांस्टेंट्स जो हैं इक्वलिटी के रूप में उनको लिख करके पूरी समस्या का नया गणितीय रूप बना लिया। न्यू मैथमेटिकल फॉर्मेशन ऑफ द प्रॉब्लम ये हमने लिख लिया स्टेप फोर्थ में। और ये आपके सामने है मैक्सिमाइजेशन z इज इक्वल टू 60x1 प्लस 50x2 प्लस 0s1 प्लस 0s2 सब्जेक्ट टू x1 प्लस 2x2 प्लस s1 इज इक्वल टू 40, 3x1 प्लस 2x2 प्लस s2 इज इक्वल टू 60 और फिर x1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, x2 भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। ये अपने नॉन नेगेटिव कंडीशन को नेगेटिविटी कंडीशन को सेटिस्फाई करने के लिए x1 केवल दर्शाने के लिए है। x1 अभी भी जो है x और x1 हो x2 हो, यहाँ पर s1 और s2 अपने यहाँ से लिखा नहीं गया है, वो भी चूंकि नए वेरिएबल हैं तो वो भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आपको लिख लेना है। यहाँ पर उसको लिख लेना है s1 और s2 ये भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होंगे, क्योंकि वेरिएबल कोई भी होगा वो कभी भी 0 से नेगेटिव के रूप में नहीं हो सकता। तो इसमें ये आप और इसमें लिख लेना s1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और s2 भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये केवल लिखने के लिए। ठीक है छात्रों, तो ये आज का जो ये कार्यक्रम है ये अपन यहीं तक देखते हैं।
आज हमने क्या सीखा कि जो मैथमेटिकल फॉर्मेशन था उसका हमने नया चेंज्ड या न्यू मैथमेटिकल फॉर्मेशन, नया परिवर्तित रूप उसका बनाया, क्योंकि सिंप्लेक्स टेबल के लिए ये जो परिवर्तित रूप है जिसको इक्वलिटी में कन्वर्ट कर लिया, उसके बाद ही हम अब आगे जो टेबल्स हैं सिंप्लेक्स टेबल्स, उनकी सहायता से इस नए परिवर्तित रूप को काम में लेते हुए विभिन्न सिंप्लेक्स टेबल से अपन ऑप्टिमम सॉल्यूशन तक पहुंचेंगे। तो अब अगला जो व्याख्यान हमारा होगा उस व्याख्यान में हम यही परिवर्तित रूप लिखेंगे और फिर हम सिंप्लेक्स टेबल 1, 2, 3 वो अपन डेवलप करना सीखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आज के लिए इतना ही।